हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 6। अब आगे। अंजलि ने जैसे ही वैभव और काव्य की बातें सुनी वह घबराने लगी। वह कभी भी अपने घर नहीं जा सकती थी, भले ही उसे यहाँ रहने के लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। अंजलि ने बार बार अपना सिर हिलाया और साधना को पकड़ लिया। आंटी, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यही रहना चाहती हूँ। साधना गुस्से से भर गई। वह सोचने लगी कि यह तो दर्शी से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। साधना ने खुद को शांत किया और बोली, अंजलि अभी भी बच्ची है, कभी कभी वह नासमझ जैसा काम कर देती है, लेकिन यह इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए, है ना। उद्धरण चिन्ह। समय चुप रहे। उनकी नजर दर्शी पर पड़ी। दर्शी, तुम दोनों के बीच की बात है, तुम इसे कैसे संभालना चाहती हो। वह उलझन में नहीं थे। अंजलि स्पष्ट रूप से एक नौकर के रूप में अपनी जगह भूल गई थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के आगे उसे नहीं रखने वाले थे। अब जबकि यह मामला दर्शी का था, इसलिए इसका फैसला दर्शी ही ले सकती थी। दर्शी अंजलि को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराए। उसे देखकर अंजलि चौंक गई और घबराते हुए दर्शी के पास आए और बोली, दर्शी, मैं गलत थी, मुझे बिना सोचे समझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बाहर मत निकालो, मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। दर्शी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अभी भी अपनी जगह नहीं जानती, तुम मुझे इस तरह से कैसे बुला सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मिस महेश्वरी, ये बेहतर है। दर्शी मुस्कुराए और फिर उदार भाव दिखाते हुए बोली, अब जबकि तुमने अपनी गलती मान ली है तो मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुम्हें एक मौका न दूं। अब से तुम हैंडमेड के नीचे काम करोगी और उनसे इस घर के नियमों को अच्छी तरह से सीखोगी। और अगर अगली बार। दर्शी ने अभी बोलना बंद ही किया था, लेकिन उसकी ठंडी आंखों के कारण अंजलि उससे नजरें नहीं मिल पा रही थी। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। अंजलि ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, अब तुम जा सकती हो और अपने ड्रेस को पहनना मत भूलना। ये सुनकर अंजलि के साथ साथ साधना के चेहरे के भी भाव बदल गए। हालांकि दर्शी ने अंजलि को सबक सिखाया था, लेकिन साधना को लगा जैसे उसके चेहरे पर ही तमाचा पड़ा हो। उनके हाथों की मुठ्ठियां कस गई, उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह 3 सालों से माहेश्वरी परिवार की मालकिन थी, लेकिन समय हमेशा उनके प्रति उदासीन थे और आज दशी के शब्द महेश्वरी परिवार के मामले को संभालने के लिए उसके अपने मामलों से भी ज्यादा उपयोगी लग रहे थे। साधना की नजर दर्शी के चेहरे पर ही थी और उन्हें थोड़ी उलझन हुई। हॉस्पिटल से लौट के बाद दर्शी बिल्कुल बदल गई थी। वह वही थी जो साधना और मनारा की सबसे ज्यादा बात सुनती थी। इस मामले से निपटने के बाद समय ने अस्थाना परिवार की स्थिति के बारे में दर्शी से बात की और एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि वह अब कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी और वास्तव में अदम्य से शादी करना चाहती है, तो उन्हें आखिरकार राहत महसूस हुई। समय के चले जाने के बाद वैभव ने दर्शी को रोका और बोला, दर्शी, क्या तुम ठीक हो? क्या पापा ने तुम्हें डांटा? वैभव ने चिंता से पूछा। काव्य भी परेशान होकर बोला, अस्थाना परिवार से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। अपने दोनों भाइयों की चिंता से असहाय और दुखी महसूस करते हुए दर्शी ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। पापा ने मुझे नहीं डांटा, चिंता मत करिए, मैं अस्थाना परिवार के मामले को संभाल लूंगी, मैं अब बच्ची नहीं रही। उसने उन्हें शांत कराया। हमारी नजर में तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी, काव्य ने प्यार से दर्शी के नाक को खींचते हुए कहा। तीनों काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी दर्शी को याद आया उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है और वह कल अदम्य से मिलने की प्लानिंग कर रही थी। जैसे ही दर्शी के भाइयों को पता चला वह थोड़े परेशान हो गए। दर्शी अभी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वैभव ने उसे रोक दिया। पापा अभी नाराज है, इसलिए उनके पास मत जाओ। लेकिन मुझे शॉपिंग के लिए पैसे की जरूरत है। दर्शी एक स्टूडेंट थी, उसके पास पैसे नहीं होते थे। उसे हर महीने काफी पैसे मिलते थे, लेकिन उसके पिता ने उसके खराब व्यवहार के कारण उसकी पॉकेट मनी भी काट ली थी। अब वह पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी। दर्शी के भाइयों के पास भी ज्यादा पैसे नहीं रहते थे, फिर भी वह अपनी बहन पर खर्च करने के लिए तैयार थे। देखो, मेरे पास कार्ड है। वैभव ने एक गोल्ड का निकलते हुए दर्शी को दिखाया। गोल्ड कार्ड? आपके पास गोल्ड कार्ड कैसे आया? दर्शी ने हैरानी से पूछा। ये कार्ड अजय भाई ने दिया है और उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो तुम उनके कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, मैं कैसे भूल गई, अजय भाई अमीर है, उसने मन ही मन सोचा। काव्य भी बोला, ये काफी नहीं है तो वैभव और मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, तुम उसे भी ले सकती हो। ये बहुत है, दर्शी तुरंत बीच में बोली। दर्शी ने कार्ड लिया और अपने भाइयों को एक बार फिर से गले लगाया। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि वह पिछले जन्म में कितनी बेवकूफ थी, जिसने अपने प्यार परिवार को ठुकरा दिया और बेकार लोगों को अपना बनाया। काव्य को भी उसके कारण अपने पिछले जन्म में बहुत कुछ सहना पड़ा। उसे अपने सपनों को छोड़ना पड़ा और एक अमीर लड़की से शादी करनी पड़ी जिसे वह पसंद भी नहीं करता था, वो भी बस साधना के किए गए वादे को पूरा करने के लिए। दर्शी को अपनी गलतियां जैसे जैसे याद आती उसका गिल्ट बढ़ते ही जाता। वह अभी अपने विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसे वह व्यक्ति दिखाई दिया जिसे वह बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी।
मनारा उनकी तरफ ही आ रही थी। उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। यह ड्रेस अजय ने दर्शी को उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी, लेकिन बाद में उसने इसे मनारा को दे दिया। जब उसने दर्शी को देखा तो मनारा के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। दर्शी, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा कि तुम्हारे पिता के साथ झगड़ा न हो गया हो। वह जैसे ही दर्शी का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी, दर्शी ने अपना हाथ काव्य और वैभव के हाथों में डाल दिया। मनारा ने अपना हाथ वापस खींच लिया। मनारा को नजरअंदाज करते हुए दर्शी ने कहा, मैं ठीक हूँ, पापा ने मुझे माफ कर दिया। सचमुच, ये तो बहुत अच्छी बात है। मनारा ने खुश होने का नाटक करते हुए कहा, दर्शी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वैभव दर्शी को मनारा के साथ जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए तुरंत बोला, तुम यहाँ जो कुछ भी कहना चाहो कह सकती हो। मनारा ने भी तुरंत कहा, वैभव, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें सबके सामने न कहना ही बेहतर होता है, खास करके लड़कियों के बीच की बातें। उसकी बातों से वो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन मनारा के प्रति दर्शी के रवैया को याद करते हुए वह चुप रहा। मनारा ने दर्शी के हाथ को हिलाया, चलो। आज से पहले जब भी मनारा दर्शी को बुलाती थी, दर्शी एक प्यारे बच्चे की तरह दौड़कर उसके पास चली जाती थी। हालांकि इस बार दर्शी ने मुंह बनाया और अपने भाइयों की ओर देखकर बोली, सोच रही हूँ कि जाओ या नहीं, आखिरकार मुझे अपने भाइयों के साथ टाइम बिताने का मौका कम मिलता है। दर्शी की बातें सुनकर माना हैरान हो गई। उसे लगा कि दर्शी के साथ कुछ गलत है और अब उसका शक गहरा हो गया। हालांकि अगले ही पल दर्शी ने वैभव और काव्य को छोड़ दिया और बोली, लेकिन मनारा की बातें भी जरूरी होगी, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। ठीक है, तो फिर हम अपने कमरे में जा रहे हैं, काव्य और वैभव ने कहा और अपने कमरे की तरफ चले गए। मनारा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि वही कुछ ज्यादा सोच रही थी। जैसे ही मनारा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, दर्शी ने अपना सर घुमाया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। अपने पिछले जन्म में मनारा दोनों तरफ से गेम प्लान कर रही थी। इस लाइफ में दर्शी उसे यह एहसास कराएगी कि गेम कैसे खेला जाता है। मनारा ने दशरथ को अपने कमरे में खींच लिया और बोली, दर्शी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम पहले से थोड़ी अलग लग रही हो। इससे पहले दर्शी ने कभी भी अंजलि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था और ना ही साधना के किसी अपने को इस तरह से अपमानित किया था। दर्शी जानती थी कि मनारा को उस पर डाउट होगा। आज तुम अंजलि के साथ इतनी बुरी क्यों थी और माँ से इस तरह से बात क्यों कर रही थी? मनारा को समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें और फिर दर्शी के चेहरे को घूरते हुए अचानक बोली, तुमने अपने कपड़े और मेकअप को क्यों नहीं लगाया? सागर तुम्हें इस तरह से पसंद नहीं करेगा। मनारा ने अपने दिल में बेचैनी महसूस की। उसकी आवाज में जलन साफ सुनाई दे रही थी। दर्शी को एक भोली और बेवकूफ लड़की बनाने में उसे 6 साल लग गए और वह उनकी हर बात मानती थी, तो वह किसी भी कीमत पर उसे सुधरने नहीं दे सकते थे। मनारा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सागर अब पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए क्यों तैयार हो? दर्शी ने कहा। मनारा की आवाज तेज हो गई। दर्शी, अपने आप से झूठ मत बोलो, कॉलेज के पहले दिन से ही तुम्हें सागर पसंद था, है ना? दर्शी के चेहरे के भाव बदल गए। ये सच है कि जब वह पहली बार सागर से मिली थी तब उसे उस पर क्रश था। दर्शी ने उदासीन भाव से कहा, चलो सागर के बारे में बात नहीं करते, अब मेरी अदम्य से सगाई होने वाली है, इसलिए उसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही मनारा का चेहरा बदल गया। मनारा के चेहरे को देखकर दर्शी को काफी संतुष्टि महसूस हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह पिछले जन्म में कितनी बेवकूफ थी। अदम्य के लिए मनारा की भावनाएं उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, फिर भी दर्शी इससे बेखबर थी। शायद उस समय उसका ध्यान पूरी तरह से सागर पर ही लगा रहता था और उसने अदम्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं इस बारे में सोच रही थी और अदम्य में कुछ गलत नहीं है, वह अपने हैंडसम लुक और पावर के कारण इस देश का सबसे बेस्ट इंसान है, दर्शी ने तारीफ करते हुए कहा। हालांकि दर्शी ने जितना अदम्य की तारीफ की, मनारा का चेहरा उतना ही उतरता गया। बेशक मनारा जानती थी कि अदम्य क्या है, वह सिर्फ दर्शी ही थी जिसे पहले वह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह सचमुच काफी डरावना है। तुम तो जानते ही हो, लोग कहते हैं कि वह एक निर्दय इंसान है और अब वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। क्या होगा अगर वह कभी ठीक न हो? उद्धरण चिन्ह। तुम जितना ज्यादा ऐसा कह रही हो उतना ही ज्यादा मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आखिरकार मैं ही हूँ जिसकी वजह से उसके पैरों में चोट लगी, इसलिए मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। मनारा, क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो? दर्शी के शब्दों से मनारा अवाक रह गई। लेकिन अब अदम्य तुमसे शादी कैसे कर सकता है? वह तो चल भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे उसे छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हो क्योंकि वह फिर से चल नहीं सकता? मनारा, तुम हमेशा मेरी नज़र में दयालु रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह की सोच रखती हो, दर्शी ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा। मनारा परेशान हो गई। वह दर्शी के मन में अपनी छवि को खराब नहीं होने दे सकती थी। मेरा मतलब यह नहीं था, तुमने मुझे गलत समझा। चैप्टर 7। अब आगे। मनारा की बातें सुनकर दर्शी तुरंत बोली, मुझे भी लगा कि गलतफहमी ही होगी, तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए। दर्शी इतना बोलने के बाद अपने बेड पर चढ़ गई और बोली, अब मैं थोड़ा थक गई हूँ तो मुझे आराम करना है।
मनारा जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी अचानक उसे कुछ याद आया और वो बोली, दर्शी तुमने कहा था कि तुम मेरा सरनेम माहेश्वरी करवाने के लिए अपने पिता से बात करोगी, क्या तुमने उनसे बात कर ली? दर्शी की आंखें ठंडी हो गई। साधना और मनारा जब दर्शी 8 साल की थी तब माहेश्वरी परिवार में आई थी। साधना के तलाक के बाद साधना और मनारा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। दर्शी की मां जो साधना की क्लासमेट थी, उन्होंने उन्हें अपने साथ रहने और माहेश्वरी परिवार के लिए काम करने के लिए कहा। 2 साल बाद दर्शी की मां की मौत हो गई जिससे दर्शी की हालत खराब होने लगी, उनमें ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देने लगे। साधना और मनारा ने उसकी जरूरत के समय बहुत देखभाल की क्योंकि समय अपनी पत्नी की मौत के बाद खुद भी उससे उभर नहीं पा रहे थे। समय के साथ दर्शी साधना और मनारा पर ज्यादा भरोसा करने लगी। जैसे जैसे मनारा बड़ी हुई उसने दर्शी को साधना को अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए कहा, जिसके कारण दर्शी कई सालों तक अपने पिता पर दबाव बनाती रही। समय को अपनी बेटी के लिए साधना से 2 साल पहले शादी करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने अभी भी मनारा को माहेश्वरी परिवार का सदस्य नहीं माना था, जिसकी वजह से उसका सरनेम माहेश्वरी नहीं था, जिसकी वजह से वह एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती थी। पिछले जन्म में दर्शी ने साधना की बातों में आकर मनारा को माहेश्वरी परिवार में जगह दिलाई, तब से मनारा माहेश्वरी परिवार की सदस्य बन गई। दर्शी, मनारा ने उसकी चुप्पी को देखकर उसे होश में लाने की कोशिश की। ओह हाँ मनारा, तुमने देखा कि अभी क्या हुआ? मैंने अभी अभी पापा को बहुत मुश्किल से शांत किया है, वह अभी तुम्हारे सरनेम चेंज करने से सहमत नहीं होंगे। हम इस बात पर बाद में उनसे बात करेंगे, दर्शी ने जवाब दिया। उसने मनारा के हाव भाव को अनदेखा किया और बेड पर चली गई। मनारा भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। मनारा के बाहर निकलते ही दर्शी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या तुम माहेश्वरी बनना चाहती हो? शायद अगले जन्म में यह अब हो पाए। अगले दिन दर्शी सुबह सुबह जल्दी उठी और तैयार होकर बाहर आई। दर्शी आज अदम्य से मिलने जा रही थी। वह कल जब गुस्से में था तो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि वह आज शांत रहेगा। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, मनारा तुरंत उसके पीछे दौड़ी। दर्शी, क्या तुम आज अदम्य से मिलने जा रही हो? मनारा ने उत्सुकता से पूछा। दर्शी मनारा की वजह से परेशान हो गई थी, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, हाँ मैंने पापा से कहा था कि मैं खुद जाकर उससे माफी मांगूंगी। अब उसे जानना था कि मनारा क्या करने जा रही थी। मनारा ने जब ये सुना तो वह थोड़ी परेशान हो गई। दर्शी, अदम्य बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति है, अगर वह तुम्हें चोट पहुंचा देगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मनारा ने दर्शी का हाथ पकड़ा, लेकिन धरती ने उसकी आंखों में चमक देख लिया था, जिसकी वजह से उसे यकीन हो गया कि उसका शक सही था। अचानक दर्शी को एहसास हुआ कि मनारा हमेशा से अदम्य की छवि को खराब करती रही है। हालांकि उसने अभी तक उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन मनारा ने हमेशा उसे एक बुरे व्यक्ति के रूप में दिखाया था। लेकिन मनारा, क्या तुम पापा की बातों को भूल गई? दर्शी के पिता की बात आते ही मनारा परेशान हो गई। वह इस बारे में भूल ही गई थी। दर्शी ने जब उसे परेशान देखा तो एक आह भरते हुए बोली, लगता है तुम नहीं जा पाओगी, अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको। मनारा ने दर्शी के हाथ को पकड़ लिया और अपने साथ लाए थमस को दर्शी को देते हुए बोली, दर्शी यह सूप मैंने बनाया है, क्या तुम इसे मेरे लिए अदम्य को दे सकती हो? बस उससे इतना कहना कि मैं तुम्हारी तरफ से माफी मांग रही हूँ ताकि वह तुम्हें दोषी न समझे। लगता है मनारा किसी का ध्यान अपनी तरफ करना चाहती है। दर्शी ने सोचा अभी वह कुछ बोलती कि मनारा ने तुरंत सफाई देते कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, जब तक वह तुम्हें माफ कर देगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मनारा ने प्यार से कहा, दर्शी तुम अभी भी कितनी भोली हो। मन में मनारा कहने से खुद को रोक नहीं पाई। दर्शी ने मनारा के हाथ से थनस लिया और कार में बैठ गई। कार में बैठते ही दर्शी ने लापरवाही से थनस एक तरफ फेंक दिया। जब उसने टाइम देखा तो उसे लगा कि अभी काफी टाइम है, इसलिए वह माल चली गई ताकि वह कुछ कपड़े खरीद सके। कार ड्राइवर राजू को पिछले कुछ दिनों से लोग कह रहे थे कि मिस माहेश्वरी पूरी तरह से बदल गई है। पहले तो राजू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका व्यवहार देखकर उसे पता चल गया कि यह सच था। राजू ने दर्शी को एक महंगे शॉपिंग मॉल के बाहर उतारा। जैसे ही दर्शी मॉल के अंदर आए, वहां के कपड़ों को देखकर सोचने लगी कि पिछले जन्म में वह कितनी बेवकूफ थी जो उसने इतने खूबसूरत कपड़े नहीं पहने। उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे। थोड़ी देर बाद दर्शी कपड़ों से भरे 4 बैग लेकर बाहर आई। उसने अपनी पुरानी ड्रेस उतार दी थी और नई ड्रेस पहले ही पहन ली थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था और हल्का सा मेकअप किया। इस समय वह काफी खूबसूरत लग रही थी। जब वह बाहर आई तो राजू भी दर्शी को देखकर हैरान था। मिस माहेश्वरी, आप काफी अच्छी लग रही है, राजू खुद को कहने से रोक नहीं पाया। थैंक यू राजू भैया, दर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि इस बार उसके बड़े भाई को काफी पैसा खर्चा करना पड़ा। जब वह कार में बैठी तो वह अजय को बोलने ही वाली थी कि उसने गलती से उसकी उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया कि उसे अजय का एक मैसेज मिल, आप मैंने तुम्हारे अकाउंट में और भी पैसे डाल दिए हैं, अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। वह ये देखकर हैरान थी कि उसके अकाउंट में उसके भाई ने 1 लाख भेजे हैं।
दर्शी काफी खुश हो गई और उसने भी तुरंत मैसेज किया, थैंक यू भाई, आप बहुत कमाल के हैं। अजय जो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, जब उसने अपने फोन में आए मैसेज को देखा तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार दर्शी ने उससे ऐसी बातें कब कही थी। कुछ देर बाद दर्शी अस्पताल पहुंची जहां अदम्य को एडमिट किया गया था। दर्शी कार से बाहर निकालने के लिए बेताब थी। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, राजू ने उसे आवाज लगाई, मिस माहेश्वरी आपका सामान। दर्शी ने पलट कर देखा, तब उसे ध्यान आया कि मनारा का दिया सूप कार में ही रह गया। उसने थर्मस को लिया और पास के डस्टबिन में फेंक दिया। राजू भी दंग रह गया। दर्शी हॉस्पिटल के बगल में फूलों की दुकान की ओर गई और उसने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा। आज अदम्य को छुट्टी मिल गई थी और वह उसे ये देना चाहती थी। दर्शी उस वार्ड के पास पहुंची जहां अदम्य को रखा गया था। जब वह वहां पहुंची तो वह तुरंत अदम्य को देखने नहीं गई, इसके बजाय वह वहां छुपाकर सोचने लगी कि वह उससे क्या कहेगी। उसने अदम्य को बहुत दुख पहुंचाया था और इस बार उसे सब कुछ ठीक करना था। काफी देर तक अपने मन में सभी बातों को दोहराने के बाद आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली। वह अभी जा ही रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। हे भगवान! दर्शी ने अपनी नाक पकड़ ली। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि सामने कौन है। तब उसकी नजरें एक ठंडी नजर से मिली। वह कोई और नहीं, मोक्ष था। मोक्ष भी दर्शी को वहां देखकर हैरान था, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए पूछा, मिस माहेश्वरी आप यहाँ क्या कर रही हैं? हालांकि वह एक सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सावधानी साफ नजर आ रही थी। दर्शी ने अपनी नाक को रगड़ा और बोली, मैं अदम्य से मिलने आई हूँ। बॉस हॉस्पिटल में नहीं है। मोक्ष ने झूठ बोला। दर्शी जानती थी कि वह उनकी नजरों में पहले ही गिर चुकी है। अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करती तब भी वह उसकी बात नहीं सुनते, इसलिए उसने तुरंत बोलना शुरू किया, अगर तुम मुझे अदम्य में से मिलने नहीं दोगे तो मैं यहीं बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करूंगी, फिर मैं उससे शिकायत करूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे थे। ऐसा कहते हुए दर्शी जमीन पर बैठ गई। ये देखकर मोक्ष की आंखें बड़ी हो गई। वास्तव में चाहे वह कैसे भी कपड़े पहने, वह अपना कैरेक्टर नहीं छुपाती थी। हालांकि वह दर्शी से नाराज था, लेकिन बॉस उससे इतना प्यार करते थे कि उसे यहाँ बैठने नहीं देते और उसकी वजह से वो नीचे बैठी है। ये जानकर वो उसे नहीं छोड़ेंगे, ये सोचकर उसने हार मानते हुए कहा, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। उसके शब्द सुनकर दर्शी जमीन से उठ खड़ी हुई और मोक्ष के पीछे पीछे हॉस्पिटल के कमरे में गई। जैसे ही दर्शी ने गेट खटखटाना चाहा, गेट तुरंत खुल गया और अदम्य जैक के साथ व्हीलचेयर पर बाहर आया। अदम्य बहुत हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखें काफी ठंडी थी। उसने दर्शी को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। दर्शी का रूप बदल गया था। उसने गंदे कपड़े नहीं पहने थे और न ही कोई मेकअप किया था, जिसकी वजह से वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे दर्शी वैसे ही नजर आई जैसी लड़की उससे याद थी। अदम्य को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को शांत किया, तुम सचमुच में एक छोटी बच्ची हो। अदम्य जो दर्शी से 7 साल बड़ा था, वह हमेशा उसे छोटी बच्ची कहकर पुकारता था, लेकिन इस समय उसकी बातों में उस तरह का अपनापन नहीं था। उसे पता था कि दर्शी जरूर कुछ करने आई होगी। वह उसे नफरत करती थी और चाहती थी कि वह मर जाए। मैं तो आपको बस देखने आई थी, दर्शी ने हिम्मत जुटाकर कहा। अदम्य की पिछली जिंदगी की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में थी, जिसे उसे देखकर दर्शी को पहले से ही डर लग रहा था। उसने घबराहट से गुलदस्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। हालांकि अदम्य के ठंडे चेहरे पर हैरानी देखी जा सकती थी, लेकिन आखिरकार वह नर्म पड़ गया। वह उसके हाथ से फूल लेने में झिझक रहा था। क्या तुम यहाँ सिर्फ इसे देने आए हो? उसे यकीन नहीं हुआ कि वह उसे बस फूल देने आई होगी। नहीं, कुछ और है। जैसे ही दर्शी ने अपना मुंह खोला, उसे लगा दर्शी शादी के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बारे में बात करने आई होगी। उसने खुद से सोचा। आसपास का माहौल ठंडा हो गया, सभी को थोड़ा तनाव महसूस हुआ। दर्शी फिर से बॉस को बेवकूफ बना रही थी। आखिरकार बॉस को अभी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे थे। वह उन्हें फिर से भड़काने आ गई। जैक ने सोचा। दर्शी को भी अचानक थोड़ा अजीब लगा। क्या हो रहा है? क्या उसने कुछ गलत कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? अदम्य ने उसे घूरते हुए कहा, जैसे कि अगर उसने एक गलत बात कही तो वह उसका गला पकड़ लेगा। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, दर्शी ने धीरे से कहा। अदम्य मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। दर्शी ने ये सब उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहा। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्ट था। वह बहुत बेवकूफ थी। अपने आंसू पोंछते हुए दर्शी को अचानक ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई, वह अपने सामने जो देख रही थी उसे देखकर दंग रह गई। अदम्य ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और धीरे से उसकी आंखों से आंसू पोंछे। उसकी हरकतें बेहद कोमल थी और उसमें सावधानी साफ झलक रही थी। अदम्य के किए गए अचानक हरकत ने दर्शी को कुछ असहज महसूस कर दिया और उसका शरीर अनजाने में अकड़ गया। उसकी हरकतों को महसूस करते हुए अदम्य तुरंत रुक गया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी दिखाई दी। उसे लगा कि दर्शी अभी भी उसे नापसंद करती है। अदम्य की आंखें काली पड़ गई। जब वह अपनी उंगली को हटाने ही वाला था कि दर्शी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अपने हाथों में दर्शी का हाथ महसूस करके अदम्य के दिल की धड़कन तेज हो गई।
अदम्य सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। दर्शी ने अपना मुंह खोला और धीरे से अदे फुसफुसाया। वह उसे बचपन में इसी नाम से पुकारती थी जब से उसे याद है, लेकिन जब वह मनारा के करीब गई तो वह धीरे धीरे उससे दूर होती गई और फिर उसने उसे इस नाम से कभी नहीं पुकारा। ये नाम सुनते ही अदम्य की आंखों में जटिल भावनाएं दिखने लगी और फिर एक हल्की सी खटास उसके मन में भर गई। कितने वक्त बाद उसने उसे इस नाम से बुलाया था। दर्शी उसके और पास आई और बोली, मैं आज यहाँ तुमसे ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी।